हेलो, कैसे हो आप सब। तो पिछले दो वीडियो में हमने ब्रिक्स के कंपोनेंट इंग्रेडिएंट जो हैं उनसे संबंधित जो सारी चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस करी थी। तो एक बार मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ, जहाँ से पिछले दो वीडियो से जो है हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ से। तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने पिछले दो वीडियो में जो है सारी कुछ बातें इनसे जो संबंधित थी, जो एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं, तो वो सारी कुछ बातें जो है हमने डिस्कस कर ली है और मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो है क्या याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो ईंट है, ईंट बनाने की जो मिट्टी है, उसमें जो है कौन से हार्मफुल मतलब कि हानिकारक जो है पदार्थ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो वो हम केवल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे वो 10-20 मिनट जो भी बनेगा वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कुत्ते की आवाज़ आ रही होगी शायद आपको। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हाँ पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और आज जो है रेड पेन से लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा हेडिंग है HARM, हार्मफुल, SUBSTANCE, हार्मफुल सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ। हार्मफुल सब्सटेंस इन BRICK, ब्रिक, EARTH, अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी नहीं, मिट्टी। तो हार्मफुल सब्सटेंस जो है इन ब्रिक अर्थ। चलो, तो ये हमारी हेडिंग हो गई। तो देखो, हमारी जो ब्रिक अर्थ है उसमें हम ये जो पढ़ रहे हैं उसमें हार्मफुल जो है पदार्थ नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो अगर वो होंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी ये हम जो है देखने वाले हैं। तो पहला तो हार्मफुल पदार्थ के रूप में पहले नंबर पे तो लिख लो लाइम ही हो गया। तो हमने ऊपर जो है डिस्कस करा था इससे संबंधित कि अगर लाइम चूने में अगर वो ऐसे ढेले के रूप में रहेगा, और ये लाइम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम लाइम कह रहे हैं तो ये क्या है, CaO है। ठीक है, तो हमने ऊपर वीडियो में आपको बताया था कि जब ये लाइम ढेले के रूप में रहेगा, हम जब डिस्कस कर रहे थे कि ये पाउडर रूप में होना चाहिए, तो अगर ये ढेले के रूप में रहेगा तो क्या होगा कि ईंट में ढेले के रूप में है, और जब हम ईंट को पका लेते हैं और पकाने के बाद जो है जब हम ईंट में दीवार जोड़ने से पहले, दीवार बनाने से पहले इसे पानी से डुबाते हैं, इसे तरी करते हैं, तो क्या करेगा कि ये CaO प्लस H2O रिएक्शन करेगा और यहाँ से हीट निकलेगी, HEAT हीट, और ये CaOH ट्वाइस में जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये CaOH ट्वाइस में जो है चेंज होने लगा, तो क्या होगा कि ये जो CaOH ट्वाइस है इसकी तुलना में इसका जो आयतन है वो 2 से 2.5 गुना है। मैंने ऊपर जो है बताया था, कह रहा था कि 2 से 3 गुना, जबकि इसका आयतन जो है 2 से 2.5 गुना जो है बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो इसका ईंट का जो सरफेस है वो फट जाएगा, सरफेस क्या होगा, फट जाएगा। ठीक बात है, तो ईंट का जो है सरफेस फट जाएगा, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि जो ये चूना है CaO ये ईंट में उपस्थित हो ढेले के रूप में। ठीक है ना, वो बड़े बड़े पार्टिकल, ये पाउडर रूप में रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ये ढेले के रूप में रहेगा तो जो है हमारे लिए क्या है, दिक्कत है। तो इस बात को हम नोट कर लेते हैं। वैसे ये
एग्जाम में तो पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ ही लेते हैं इसको भी। तो जो लाइम है CaO, ये जो है क्या करते हैं, LUMP, लंप मतलब होता है ढेला, ठीक है ना। आप भोजपुरिया में ढेला बोलते हो, या जो भी पत्थर वत्थर आप आम मारने के लिए या आम अमरूद मारने के लिए जो भी चलाते हो, वो क्या होता है, ढेला। तो लंप जो है, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, जो लंप होता है मतलब जो ढेला होता है वो लंप, लंप मतलब ढेला, लंप लाइन, लंप लाइन। तो लंप मतलब ढेला तो जान ही गए, तो अगर लाइम जो है ऐसे ढेले के रूप में है तो लंप लाइम जो है, लंप लाइम जो है मतलब ढेला वाला चूना जो है, लंप लाइम जो है MIXING, मिक्सिंग तथा मोल्डिंग, MOULDING, मोल्डिंग में, मिक्सिंग तथा मोल्डिंग में समस्या, समस्या यानी कि प्रॉब्लम, प्रॉब्लम उत्पन्न, उत्पन्न करता, करता है। तो अगर ये चूनमा जो है ढेले के रूप में रहेगा तो हम जब पाथेंगे, अब देखो मिक्सिंग मतलब कि जो ईंट, ईंट वाली जो मिट्टी है भाई, हम उसे क्या करते हैं, उसे फावड़ा से काट काट करके और अपने पैरों से जो है मिक्स करते हैं, एक तो ये विधि हो गई। और दूसरा हम इसे पगमिल में मिक्सिंग करते हैं, इसकी गुथाई करते हैं। तो दोनों में, दोनों केस में अगर ये रहेगा तो हमें मिक्सिंग में दिक्कत होगी। चलो पगमिल में तो हमारा हाथ पैर नहीं है तो वहाँ पे अगर दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब जब मोल्डिंग करोगे तो वहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है। तो हाथवा से मोल्डिंग करोगे, हमारा एक ऐसा मोल्ड रहता है बक्से जैसा, पूरा ईंट के साइज का, ठीक है। और उसी में मिट्टी को भर करके, और जो अधिक वाली मिट्टी होती है उसे निकाल देते हैं, और निकालने के बाद ऐसे उलट उल्टा करके पटक देते हैं, तो वो ईंट के शेप का हो जाता है। तो उसी को हम मोल्डिंग कहते हैं। और ये जो बक्सा होता है जिसमें मिट्टी को भर के डालते हैं उसे ही कहते हैं मोल्ड, MOULD, मोल्ड मतलब जो भी ढांचा है, ठीक है। तो मिलाने में भी दिक्कत आती है और हम जब डालते हैं तो भी दिक्कत आती है। तो ये दो समस्याएं होती हैं जिनके कारण जो है हम नहीं चाहते कि हमारे जो मतलब ईंट है उसमें जो लाइम है वो ढेले के रूप में हो। और दूसरी सबसे बड़ी क्या समस्या आती है कि CaO जो होता है वो ईंट में अगर रहेगा तो क्या होगा कि ईंट, ईंट की तराई, जब हम जोड़ने से पहले ईंट को भिगोते हैं उसी को कहते हैं तराई। ईंट की तराई के समय, तराई के समय जो है CaO, CaOH ट्वाइस के रूप में परिवर्तित या चेंज, चेंज हो जाता है। तो जब हम ईंट को जब तराई करते हैं तो ये जो है CaOH के CaOH के रूप में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक बात है ना। अब यहाँ पे लिखो कि जो CaOH है, CaOH ट्वाइस का VOLUM, वॉल्यूम माने कि आयतन, CaOH ट्वाइस का जो है वॉल्यूम 2 से 2.5 गुना, 2.5 गुना ज़्यादा होता है CaO
की तुलना 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 यार तुलना में जिसके कारण ईंट में CRACK क्रैक्स माने कि दरार पड़ जाता है। तो ये जो है समस्या आएगी। अगर वो ढेले के रूप में रहेगा तो मिक्सिंग में दिक्कत आएगी और मोल्डिंग में दिक्कत आएगी, और इसके बाद कहाँ दिक्कत आएगी, तो जब हम तराई करेंगे तो ये CaOH ट्वाइस में चेंज हो जाएगा और इसका आयतन 2 से 2.5 गुना जो है ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है ईंट में क्या होगा, क्रैक्स उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ईंट जो है ढेले के रूप में नहीं होना चाहिए और पाउडर के रूप में भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा है। ठीक है ना, जितना लिमिट है उतना ही रहना चाहिए। तो ये जो है लाइम के बारे में जो है सारी कहानी थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं एल्कली के बारे में। तो एल्कली के बारे में हमने समझा ही था। यहाँ पे दूसरा नंबर लिख लेंगे एल्कली, ALKALI, और एल्कली क्या था, Na2O और K2O। यह जो है यह EFFLORESCENCE इफ्लोरेसेंस उत्पन्न करता है। तो जो हमारी जो मिट्टी है उसमें भी जो है क्षार जो है एल्कली हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इफ्लोरेसेंस उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तो तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं GRAVEL, ग्रेवेल, PEVELS, पेवेल्स, एंड GITS। तो अगर ईंट में ग्रेवल्स हैं, पेबल्स हैं और ग्रिट्स हैं, तो ये भी क्या होगा कि ये भी जो है दिक्कत करेंगी, कब, मिक्सिंग में और मिलाने में। अब ये देखो ग्रेवल क्या है, पेबल क्या है और ग्रिट्स क्या है। तो ग्रिट का मतलब है कि जो भी मेटल है, ठीक है, मेटल का मतलब जैसे कि लोहा हो गया, कापर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो एल्यूमिनियम का जो स्क्रैप होता है, जो कबाड़ होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उनको हम ग्रिट कहते हैं। ठीक है, तो ग्रिट तो आपको समझ में आ गया, मेटल के पार्टिकल। तो कहीं पे कोड भाषा में लिख देना ग्रिट क्या है, मेटल पार्टिकल। नहीं तो जब आप वहाँ पे पढ़ोगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे ग्रिट्स का नाम सुनोगे। ठीक है, तो ये क्या है, मेटल के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, कोड भाषा में लिख लेना कहीं। और पेवेल और ग्रेवेल जो है दोनों क्या होते हैं, ये पत्थर के या ईंट के कुछ भी मतलब टुकड़े होंगे। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होंगे, इनकी साइज के अनुसार जो है इनका नाम है ग्रेवेल और इनका नाम है पेवेल। तो ग्रेवेल की साइज छोटी होती है और पेवेल की साइज जो है बड़ी होती है। ठीक है ना, तो ये पत्थर के ईंट के टुकड़े हो सकते हैं, पके हुए ईंट के टुकड़े, पत्थर, खपरेले, ये सब हो सकते हैं इनमें। ठीक है, तो अब ये रहेंगे और ग्रिट रहेगा, तो ये क्या करेंगे, मिक्सिंग में दिक्कत करेंगे और मोल्डिंग में जो है दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो MIXING मिक्सिंग एंड मोल्डिंग, MOULDING मोल्डिंग में परेशानी होती है। तो ये जो है हानिकारक पदार्थ है ईंट के लिए। ठीक है, ईंट में ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये होंगे तो मान लो कहीं कॉर्नर पे आ गए, कहीं एजेस पे आ गए, तो उसकी जो शेप एंड साइज है
वो जो है उस रूप में नहीं रहेगी, वो डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है सही नहीं है। फिर इसके बाद से ऑर्गेनिक, ORGANIC, ऑर्गेनिक, MATTER। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर की, तो ऑर्गेनिक मैटर में क्या होंगे, तो ऑर्गेनिक मतलब का होता है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे कि मान लो कहीं पे जब आप ईंट की मिट्टी है, ईंट की मिट्टी की अगर आप गुथाई कर रहे हो, तो क्या है कि वहीं पे बगल में पेड़ है, ठीक है, वहीं पे बगल में पेड़ है, तो इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो नीचे गिरेंगी और आपके ब्रिक अर्थ में अगर आ गई तो उसी में मिक्सअप हो जाएगी। या आप जो है नीचे की जहाँ पे बना रहे हो मिट्टी, वहाँ के नीचे की घास, घास फूस है, ठीक है, घास है, सूखी हुई घास है, हरी घास है, आपने उसे साफ नहीं किया और उसी में ब्रिक की अर्थ जो है, ब्रिक की मिट्टी को तैयार करने लगे, तो वो जो है इसी मिट्टी में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक बात है ना। तो एक तो क्या होगा कि आपको मिक्सिंग में दिक्कत आएगी, दूसरा कि जब आप मोल्डिंग करोगे, जब आप ईंटों को ढालोगे, जब आप ईंटों को ढालोगे तो उस टाइम दिक्कत होगी। इसके अलावा ईंटों को जब आप ढालोगे तो कहीं पे कार्नर पे आ जाएगा, मैं कहीं पे एजेस पे, कहीं पे कोने पे आ जाएगा, कहीं पे सरफेस पे आ जाएगा, तो आपको उसे बार बार हटाना पड़ेगा, दिक्कत नहीं होगी। और जो अंदर होंगे, ईंटों के जो अंदर होंगे वो तो रहेंगे ही, वो तो निकलेंगे नहीं। तो पहली तो समस्या यही है कि मिक्सिंग में दिक्कत होगी आपको, और दूसरा ये कि आपको मोल्डिंग में दिक्कत होगी। और इसके बाद से जब ये ईंट में रहेंगे, तो जब आप इसे पकाओगे भट्ठे में, तो भट्ठे में ये कब, भट्ठे में जो है ये ईंटें जो है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकती है, और या 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने टेम्परेचर पे आप जो है इसे पकाते हो, ठीक है। तो जब इस टेम्परेचर पे ये पकेंगे, या 900, चलो हम आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें लिखेंगे ही, तो वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला तो रहता ही है 11 से इतना, और ये भी शायद या 992 ये होता है, यही होता है जो मुझे लग रहा है। तो जब आप इतने टेम्परेचर पे इसे पकाओगे तो क्या होगा कि ये जो पत्तियां हैं, ये जो पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, ये घास फूस हैं, ये जल जाएंगी, ठीक है, इतने टेम्परेचर पे वो जल जाएंगी। और ये ऑर्गेनिक मैटर है, तो ये है क्या, ये ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ, तो ये है CO2 कार्बनिक। तो ये जल करके इनमें जो है ज्यादातर जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखते हो कि आप जो है घर पे धुआं करते हो, धुआं, जो गांव में रहते होंगे लोग, वो धुआं करते हैं, तो शाम को गाय भैंस के गाय और भैंसे जो होती हैं उनके पास में जो है धुआं करा जाता है, तो मच्छर वच्छर नहीं लगते उनको। तो देखते हो कि आप बहुत सारा घास फूस जला देते हो, तो वो मतलब छोटा सा, मतलब थोड़ा बहुत जो है राख बचता है, ठीक है। और वो पहले क्या था, बहुत ज्यादा था, तो क्या हुआ, क्यों, जब आप देखते हो, जब आप जलाते हो तो उसमें से बहुत सारा जो है धुआं निकलता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल जाएगा तो थोड़ा सा जो है बचेगा राख। तो इसी प्रकार से इनमें भी जो ज्यादातर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल जाएगा तो थोड़ी सी राख बचेगी। तो ज्यादातर जो है कार्बन डाइऑक्साइड था, तो इसके निकलने के कारण ये जो पत्ती इस ईंट में, ब्रिक्स में जो पत्ती जहाँ पे रहेगी, उस स्थान से निकलने के कारण वहां पे जो है खाली स्थान हो जाएंगे, ठीक है, वॉइड्स हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि वॉइड्स उत्पन्न हो जाएंगे, तो जिसके कारण ये वाटर को जो है ऑब्जर्व करेगा। और वाटर एब्जॉर्प्शन क्षमता, भाई मैंने आपको समझाया है, जब आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो ये वाटर को सोखेगा, जिसके कारण इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए सही नहीं है, मतलब ईंट में ऑर्गेनिक पदार्थ होना हमारे लिए सही नहीं है। तो ईंट में ऑर्गेनिक पदार्थ जो है नहीं होने चाहिए, ठीक बात। तो ईंट में जो है ऑर्गेनिक पदार्थ जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो
इसे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। मिक्सिंग, पहला तो यही है कि मिक्सिंग, MIXING, मिक्सिंग एंड मोल्डिंग, MOULDING, मोल्डिंग में परेशानी होती है। तो मिक्सिंग और मोल्डिंग में जो है परेशानी होती है। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लूं। तो मिक्सिंग और मोल्डिंग में जो है दिक्कत आएगी। और इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से क्या होगा कि ईंट जब पकेगी तो वो अपना स्थान छोड़ देगा। ईंट के पकते समय जलकर अपने स्थान पर VOIDS वॉइड्स उत्पन्न करता है, ठीक है। और वॉइड्स उत्पन्न हो जाएंगे जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण BRIC के ब्रिक की WATER वाटर एब्जॉर्प्शन ABSORPTION एब्जॉर्प्शन क्षमता, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसके कारण, एब्जॉर्प्शन के कारण, जिसके कारण स्ट्रेंथ STRENGTH स्ट्रेंथ क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब ईंट में ऑर्गेनिक मैटर रहेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर होने के कारण जो है क्या होगा कि वो जल जाएंगे और जलने के कारण जो है वो धुआं बन के उड़ जाएगा, वो निकल जाएगा, गैस है तो। और निकलने के बाद जो है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, खाली स्थान हो जाएगा, ठीक है। और खाली स्थान होने के कारण अब जब हम वाटर मिलाएंगे तो वो वाटर ज़्यादा अवशोषित करेगा क्योंकि वहाँ पे वॉइड्स ज़्यादा हैं, जिसके कारण क्या होगा कि इसके जो है खाली स्थान ज़्यादा हैं, उसमें सॉलिड स्थान जो है कम है। तो जिसके कारण क्या होगा कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी कि कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये रीजन है। तो हमारे लिए ये भी सही नहीं है कि मतलब कि उसमें क्या हो कि ऑर्गेनिक मैटर हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख लेना कि पत्ती किसकी, पेड़ की पत्ती और घास फूस, ठीक है ना। और भी सारा मतलब जो भी पेड़ पौधा होगा वो सारा कुछ इसी में आ जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। और इसके बाद से 5वें नंबर पे हम बात करते हैं कार्बोनेशियस मैटर, CARBONCEOUS कार्बोनेशियस MATTER कार्बोनेशियस मैटर। तो ऊपर भी हमने पढ़ा ऑर्गेनिक मैटर, वो क्या था कार्बन था, और ये क्या है, ये भी कार्बन है। तो कार्बोनेशियस मैटर में कहने का मतलब है या बिटुमिनस, BITUMINOUS बिटुमिनस मैटर
तो अगर 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 कार्बोनेशियस मैटर या बिटुमिनस मैटर है, अब देखो कार्बोनेशियस मैटर या बिटुमिनस मैटर का मतलब क्या है। तो आप जो है आपने सुना होगा कि जब जो नीचे से जो ऑयल प्राप्त होती हैं, क्रूड ऑयल, तो इसको हम रिफाइन करते हैं, तो रिफाइन करके इसी में क्या मिलता है हमें, जब हम रिफाइन करते हैं तो इसी में ये डेंसिटी के अनुसार सबसे ऊपर पेट्रोल रहता है जो हवाई जहाज में यूज होता है, फिर इसके बाद से एक और पेट्रोल रहता है जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं, फिर उसके बाद से क्या होता है इसी में कहीं पे डीजल रहता है, डीजल के बाद फिर जो है केरोसिन रहता है, केरोसिन ऊपर रहता है, फिर डीजल नीचे रहता है, फिर केरोसिन के बाद से सड़क का डामर, मतलब रोड पे जो चीप होता है, जो हम काली वाली रोड जो होती है बनती है जिसको चीप कहते हो आप, वो रहता है, उसी चीप को कहते हैं बिटुमिन। ठीक है, वो जो चिपवा होती है उसी को कहते हैं बिटुमिन। तो अगर बाई चांस जो है आपके ईंट में बिटुमिन आ गया है, ये वाला पदार्थ, तो ये क्या होगा कि वो देखते हो एकदम पूरा काला रहता है, और जो काला रहता है वो एकदम कार्बन रहता है। ठीक है, काला चीज जो है क्या होती है, कार्बन होती है, सारे चीजें नहीं, मतलब ज्यादातर चीजें। तो बिटुमेन क्या रहता है, काला रहता है। तो इसके कारण क्या होगा कि जब हम ईंट में उसे डालें, ईंट में अगर आएगा तो उसके कारण जो है ईंट जो है काला पड़ जाएगी, उस पर काले निशान पड़ जाएंगे। ठीक है, और वो जो चीप होता है ना, चीप जिसे बिटुमेन कहते हैं, और चीप तो मतलब और ज़्यादा खराब रहता है, बिटुमेन उससे थोड़ा अच्छे क्वालिटी का होता है। तो इसमें जब आग लगाओगे तो ये आग पकड़ लेता है, ये थोड़ा सा पतला होता है, और चीप जो होता है वो और गाढ़ा होता है। तो जब इसमें आप आग लगाओगे तो आग पकड़ लेता है, इसे जलाओगे तो ये जलने लगता है। तो अब इसमें मान लो कि बिटुमन है हमारी, जो जिस मिट्टी में हम बना रहे, जिस मिट्टी से हम ईंट बना रहे हैं, तो उसमें बिटुमिन है, तो आप जलाओगे तो ये भी जलने लगेगा। ठीक है, तो ईंट जो है सही से पक नहीं पाएगी, और साथ साथ में ये कार्बन है, बहुत सारा इसमें काला धुआं निकलेगा, तो ईंट हमारी काली पड़ जाएगी। तो ये समस्या होती है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि ये होना चाहिए उसमें। तो कार्बोनेशियस मैटर या बिटुमिनस मैटर कहें तो इसकी मात्रा अधिक उपस्थित होने पर, इसकी मात्रा अधिक होने पर ईंट की इम्प्रॉपर, PROPER, अगर प्रॉपर केवल लिखा होता तो इसका मतलब अच्छी तरीके से, और इम्प्रॉपर लिखा है तो इसका मतलब अच्छी तरीके से नहीं। ठीक है, और बर्निंग, BURNING, बर्न का मतलब होता है जलना, तो यहाँ इम्प्रॉपर बर्निंग का मतलब है कि ईंट हमारी अच्छे तरीके से पक नहीं पाती है। ठीक है, बर्निंग का मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे पकना। पकना क्या, खाना नहीं पकना, ईंट को पकाना। ठीक है, तो बर्निंग का मतलब क्या है, ईंट को पकना, ईंट का पकना। ठीक है, तो आप जो है समझने के लिए लिख लेंगे, तो इम्प्रॉपर बर्निंग, इम्प्रॉपर बर्निंग यानी कि ईंट जो है अच्छे तरीके से पक नहीं पाती, अच्छे तरीके से नहीं पकने के कारण, इम्प्रॉपर बर्निंग के कारण ईंट में काले निशान पड़ जाते हैं, काले निशान पड़ जाते हैं, जिसे BLACK, ब्लैक कोड, CORE कहते हैं। तो अगर ईंट में कार्बोनेशियस मैटर या बिटुमिनस मैटर रहेगा तो इसके कारण क्या होगा कि ईंट हमारी अच्छे तरीके से जो है पक नहीं पाएगी, अच्छे तरीके से उसमें आग नहीं लगेगी, तो जिसके कारण क्या होगा कि उसमें जो है काले काले जो है निशान पड़ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक कोर कहते हैं, ब्लैक कोर कहते हैं।
तो इस बात को जो है ध्यान रखेंगे कि ईंट में कार्बोनेशियस मैटर ज़्यादा रहता है, तो उसकी जलने के कारण जो है ईंट में काले निशान पड़ जाते हैं और उसे हम ब्लैक कोर कहते हैं। तो ये जो है सवाल जो है पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम आगे बढ़ते हैं और छठे नंबर पे लिखते हैं सल्फर, SULPHER, सल्फर। और इसके बारे में पहले लिख लेते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं। तो SULPHER, सल्फर की मात्रा, सल्फर की मात्रा अधिक उपस्थित होने के कारण ईंट SURFAC सरफेस पर एक्स्ट्रा SWOLLEN सूलेन मास और ब्रैकेट में लिख लो फूल जाना, ठीक है। ईंट में लिख लो फूल जाना, ठीक है। ये जा फूल जाना, सूलेन मास आ जाता है, इसे ब्लोटिंग BLOATING ब्लोटिंग कहते हैं। तो अगर ईंट में हम जिस मिट्टी से हम ईंट बना रहे हैं, अगर उस मिट्टी में सल्फर की मात्रा अगर अधिक हो गई, ठीक है, तो सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण जो है ईंट में एक्स्ट्रा सूलेन मास आ जाता है। तो एक्स्ट्रा सूलेन मास का मतलब है कि ईंट जो है फूल जाती है, ठीक है। तो ईंट के फूलने को जो है क्या कहते हैं, ब्लोटिंग कहते हैं। ब्लोटिंग, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक्स्ट्रा सूलेन मास का मतलब क्या है। तो आप जब पढ़ रहे हो तो आपके पास एक रबड़ होगा, ऐसा 1-2 रुपए वाला जो भी होगा, आपके पास जो है ऐसा एक रबड़ होगा, ठीक है ना। तो रबड़ को क्या करना आप कि रबड़ को इस किनारे से और इस किनारे से दोनों हाथों से पकड़ के और दोनों तरफ से ऐसे दबाना। तो दबाओगे तो क्या होगा कि ये वाला ऐसे हो जाएगा और नीचे वाला जो है ऐसे हो जाएगा। और इस साइड वालों को कैसे दिखाऊं, तो ये साइड वाला भी ये ऊपर अगर इसका उलट के देखोगे तो ये भी जो है बाहर की तरफ जो है फेंक देगा, ये भी, और उधर वाला साइड भी बाहर की तरफ फेंक देगा। तो इसी को कहते हैं कि एक्स्ट्रा सूलेन मास आ जाना, ठीक है, फूल जाता है ये। तो इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा सूलेन मास आ जाना, समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट है आज का 7 नंबर पे बात करेंगे IRON PYRITE, आयरन पायराइट। और ये FeS2, आयरन पायराइट क्या होता है, FeS2 होता है, ठीक है ना। तो अगर ये ईंट में रहेगा, आयरन पायराइट जो है ईंट में होगा, तो ईंट जो है क्रिस्टल फॉर्म में जो है चेंज हो जाती है। इसके कारण ईंट CRYSTAL क्रिस्टल फॉर्म में CHANGA चेंज हो जाती है। तो क्रिस्टल फॉर्म में कहने का मतलब है क्रिस्टल के रूप में, जैसे कि आपका नमक हो गया, चीनी हो गया, तो वो दानेदार होते हैं, ठीक है ना, उन्हें रवा कहते हैं। क्रिस्टल को हिंदी में रवा कहते हैं, तब भी आपको नहीं समझ में आएगा रवा मतलब क्या।
तो क्रिस्टल का मतलब ऐसे समझो कि वो दाना दाना जो नमक है, दानेदार है, चीनी है ना दानेदार है, तो उसी को हम क्रिस्टल कहते हैं। तो अगर आयरन पायराइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो ईंट जो है दाने दाने जैसा हो जाएगा, और वो दाने दाने जैसा हो जाएगा तो वो झड़ने लगेगा। ठीक है, तो आयरन पायराइड की मात्रा जो है इसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ईंट जो है अगर ये ज़्यादा हो गया तो ईंट जो है डिस्कलर हो जाती है, DISCOLOUR, डिस्कलर हो जाती है, यानी कि ईंट का जो रंग है वो उड़ जाता है। ईंट का रंग क्या होता है, वो उड़ जाता है। ठीक है, तो ईंट डिस्कलर हो जाती है या ईंट का रंग जो है उड़ जाता है। तो ईंट जो है हमारी डिस्कलर हो जाती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद से लास्ट वाला पॉइंट है, ईंट पर जो है धब्बे पड़ जाते हैं। ईंट पर धब्बे उत्पन्न हो जाते जाते हैं। तो अगर आयरन पायराइड की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो ईंट जो है क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और इसके बाद से ये डिस्कलर हो जाएगा, इसका जो कलर है वो उड़ जाएगा, और ईंट में जो है धब्बे उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, ये आयरन पायराइड के कारण होगा। तो ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है कि ईंट में जो है आयरन पायराइड हो, यानी कि FeS2 हो। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला पॉइंट याद रखेंगे कि ईंट जो है डिस्कलर हो जाती है इसके कारण, और क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो जाती है, और सल्फर के कारण जो है एक्स्ट्रा सोलन मास आ जाता है, ये पॉइंट। इसके बाद से कार्बोनेसियस के कारण जो है ब्लैक कोड उत्पन्न होता है, और एक्स्ट्रा सोलन मास आ जाता है, तो इसे ब्लोटिंग कहते हैं। तो ये नीचे के 5, 6 और 7 ये तीनों पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। जैसे ये ब्लोटिंग इम्पोर्टेंट है, ब्लैक कोर इम्पोर्टेंट है, और ये जो डिस्कलर हो जाती है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक बात है, तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तो हमने जो है इस वीडियो में क्या देखा, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि ब्रिक अर्थ में क्या है नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे लाइम के बारे में हमने पढ़ा कि लाइम रहेगा तो क्या इफेक्ट होगा, एल्कली रहेंगे तो क्या इफेक्ट होंगे, ग्रेवल पेबल और ग्रिट रहेंगे तो क्या इफेक्ट होंगे, अगर ऑर्गेनिक मैटर रहेगा जैसे कि पेड़ पौधे की पत्तियां, घास फूस, ये सब रहेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कार्बोनेशियस मैटर रहेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सल्फर रहेगा तो क्या इफेक्ट होगा, और इसके साथ साथ जो है आयरन पायराइट रहेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो ब्रिक अर्थ है उसमें हार्मफुल सब्सटेंस जो है कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में हमने पूरी अच्छी तरीके से जो है डिस्कस करा है। तो इस वीडियो को हम जो है यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोला था, और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है लग रहा है, तो इसे हम यहीं रहने देते हैं। तो हमने जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उन सब के बारे में जो है डिस्कस कर लिया है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारी मिट्टी है उसे हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं जब ईंट बनाने लायक। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है अपने जूनियर और सीनियर दोनों लोगों को बताएंगे, अपने मित्रों को भी बताएंगे। ठीक बात है ना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।